तो उम्मीद है जितना भी मैंने अभी तक कराया है वो सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। मैंने एंशिएंट पूरा का पूरा कवर करा दिया है। एंशिएंट मेरा मतलब है प्राचीन इतिहास, और ये बहुत अच्छे से कराया है। इससे बाहर शायद ये आपका क्वेश्चन जाएगा। एक बार आप पढ़ के देख लेना, आप खुद को समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है। इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, और फिर आ जाएंगे फाइनली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर। उसके बाद इतिहास आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद आप बस एक बार क्वेश्चन लगाना। मैं लिख के दे रहा हूँ कि हिस्ट्री में से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि इस लेवल के मैंने प्रीवियस ईयर एक एग्ज़ाम का नहीं है, ऐसा मान के चलो एक एग्ज़ाम का यूपी का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो उसी का निकाल के लेके आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, मैं बार बार जितने भी आए हैं उन सभी को निचोड़ बना के एक तरह से, और तब जाके मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। और उसमें भी मैं आपको सच बताऊँ, 1 से 2 दिन तो नॉर्मल लग जाते हैं मेरे को रिसर्च और मतलब कंटेंट पीडीएफ बनाने के लिए। फिर फाइनली जाके आपको ये प्रोवाइड होता है, और ऐसे ही मैंने एंशिएंट कवर कराया है, और जितना भी कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट में। तो उसके बाहर तो क्वेश्चन आना ही नहीं है। एक बार जब आप पेपर देने जाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बार-बार बोल रहा हूँ और क्यों दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके बाहर आना नहीं है तो नहीं है। मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा आप ये समझ लो। पेड ग्रुप में तक नहीं देखने को मिलेगा कि जो पेड कंटेंट देते हैं उसमें भी ये समझ लो मैच करके देख लेना मेरा फ्री कंटेंट और पेड वाला। आपको ये समझ लो कहीं हद तक एडवांस ही देखने को मिलेगा मेरा, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर है मैं सारा का सारा निचोड़ लेके आया हूँ। और आपको भी पता है प्रीवियस ईयर का 80% उठा लो, और आप कुछ न्यू होता है 20% आ जाता है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर से ही ये बनता है। ठीक है, तो अगर आप 80% भी कर रहे हो ना, तो सबसे अलग लेवल पर जा रहे हो। ठीक है, टॉपर कैटेगरी में कह सकते हो। अगर आप जीएस के थ्रू कर रहे हो, भाई का जीएस आपको मैं बता दिया था कि मैं ख़त्म करा दूंगा जल्दी। और अब आते हैं मध्यकालीन भारत के ऊपर, और उसको भी बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। क्योंकि देखो इसमें से ये है ना कि जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूछता है। इतना आपको प्राचीन देखने को नहीं मिलेगा, आपको मॉडर्न भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ठीक है। लेकिन इधर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, मुगल से रिलेटेड हो गया, और आपका ये समझ लो जो भी महाराणा प्रताप वगैरह हैं उनके से रिलेटेड हो गया। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मैं बहुत अच्छे से आपको कवर करा रहा हूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और ये भी बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दूँगा। और इसका भी जब आप देखोगे ना, तो फिर आपको ये समझ लो कि इसके बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपको एक काम करना है। अभी तक मैंने एंशिएंट कंप्लीट करा दिया, यानी कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा दिया। तो बस इसका रिवाइज करते रहना, पहले रिवाइज करना, फिर ये आके वीडियो देखना जो मैं न्यू बना रहा हूँ। फिर रिवाइज करना, फिर देखना, फिर रिवाइज करना, फिर देखना, फिर रिवाइज करना, देखना। आपका बस यही टास्क रह गया है, ऐसे समझो आज के टाइम पे। तो बस ये करते रहना, आप पिछला रिवाइज करते रहना, नया पढ़ते रहना, पिछला रिवाइज करते रहना। मैं लिख के दे रहा हूँ जीएस में आपका अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 25 में से ये समझ लो आप कम से कम 21 या फिर 22 के आसपास तो करके आने ही आने वाले हैं। इतना मैं पूरा इंश्योर कर रहा हूँ। भाई का आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि अगला मैं इतिहास से स्टार्ट करने वाला हूँ, मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। तो अगर मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, अरब आक्रमण होते हैं। यानी कि भारत पर जो है ना वो अरब आक्रमण करने आते हैं। और अरबों अरब सोचते हैं कि भाई भारत पर लूट वगैरह के मकसद से आते हैं वैसे, लेकिन वो फिर अगले धीरे धीरे करके उनका मन चेंज हो जाता है और शासन कर लेते हैं। आप ऐसे समझो, अगर आप पढ़ने के माध्यम से आ रहे हो, तो कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने के माध्यम के थ्रू उन्हें इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि वो अगर ये समझ लो नॉर्मल अगर पेपर दे रहे होंगे ना, तो जाके और बड़ा एग्जाम देंगे, ग्रुप ए तक का एग्जाम देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे ही समझो, उनका मकसद खाली ये नहीं है कि एक पहले उनका मकसद जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये रहता है कोई सी भी जॉब मिल जाए बस क्रैक हो जाए। और आगे जब क्रैक हो जाता है तो आपको पता है उनकी और बड़ी आकांक्षाएं हो जाती हैं, और ज़्यादा बड़ी जॉब चाहिए उनको। ऐसे ही करके ये जो आए थे अरब आपका इंडिया के अंदर, तो अरब का मकसद यही था। अरब आक्रमण जब होता है तो लूटपाट करने के बाद ये लूट जाना चाहते थे यहाँ से, लेकिन फिर आगे जाके इनका मन चेंज हो जाता है। फिर इनका लूटपाट इनका महत्व नहीं रहता, फिर ये कुछ और ही करने लग जाते हैं, यानी कि भारत पर शासन। खैर, आपको मैं बता दूं, और काफ़ी टाइम तक मुगलों ने शासन किया है, ऐसी बात नहीं है।
तो बस यहीं से ऐसा ही समझ सकते हो इस चीज़ को कि आपका मैंने आपको खुद ही बता दिया, स्टूडेंट लाइफ से रिलेट कर दिया, तो यार इससे ज़्यादा आपको और क्या ही आसान बताऊँगा। मैं अगर बात करूँ तो पृष्ठभूमि और भारत में इस्लाम का आगमन यहीं से स्टार्ट होता है, और जो भी इस्लाम वगैरह आते हैं तो वो अरब आक्रमण से ही पहले स्टार्ट होता है। पहले अरब आक्रमण आते हैं, फिर तुर्क आक्रमण आते हैं, देन मुगल वगैरह, मतलब गुलाम और मुगल होता रहता है, फिर ऐसे करके चलता है। भाई का यहाँ से इस्लाम देखने को मिलता है आपको, अरब आक्रमण जैसे ही होते हैं भारत के अंदर। तो अरबों की पहचान, अरब मूल रूप से मुस्लिम थे, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो भारत में प्रथम आगमन, भारत में सबसे पहले जो आए थे वो केरल के मालाबार तट पर आए थे, और व्यापारियों के रूप में आए थे, मतलब व्यापार वगैरह करने आए थे, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन फिर बाद में ऐसा सीन होता है कि इस्लाम में एंट्री कैसे होती है इनकी। तो भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल के से ही मिलता है, और केरल से ही इस्लाम वगैरह देखने को मिलता है पहली बार। प्रथम मस्जिद की बात करूँ तो पहली मस्जिद इनकी चेरा मन जुमा मस्जिद है, केरल के ही अंदर, क्योंकि इनका केरल के अंदर ही ज़्यादा मतलब वर्चस्व था। तो इस वजह से मतलब ये समझ लो, जब ये अरब आक्रमण हो रहे थे उससे पहले भी आपका यहाँ पे मतलब लोग बाग रह रहे थे, मस्जिद वगैरह बनी हुई थी, और मुस्लिम शासन वगैरह ठीक था, व्यापार की वजह से रह रहे थे लोग वहाँ। लेकिन जब अरब आक्रमणकारी आ जाते हैं तो इनका एक अलग अपना वर्चस्व हो जाता है। तो ऐसे कह सकते हो कि पहले से ही मुस्लिम अपने इंडिया के अंदर रह रहे थे, और फिर वही जब दिखता है कि मतलब मुस्लिम शासन करने आ गए, तो बस वहाँ पे फिर वो अपना दंगा फसाद स्टार्ट करके अलग ही राज करने लगते हैं। खैर, अगर मैं बात करूँ तो प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी, यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या अरब आक्रमणकारी, क्योंकि अरब से आते हैं इस वजह से अरब नाम पड़ दिया। तो वो अरब से बात करें तो फिर भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इन्होंने अपना पहला आक्रमण सिंध पर किया। ठीक है, सिंध इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने बस ये बताया, ये तो आक्रमण करने आया था, आक्रमण करके लूट के ले गया। लेकिन अगर इससे पहले भी अगर आप सोचो कि इस्लाम वगैरह कहाँ से जन्म होता है, तो वो केरल से होता है। केरल में इसका व्यापार वगैरह से रिलेटेड काम होता रहता है। तो वो मैंने आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर बता दिया कि मेन चीज़ जो है, इंडिया में इस्लाम रहता कहाँ पे है। जब अरब आक्रमणकारी रहे थे तो उससे पहले भी आपके अंदर इस्लाम, मतलब केरल के अंदर इस्लाम लोग बाग रहते थे, मुस्लिम लोग कह सकते हो, जो इस्लाम को स्वीकार करके रखे थे। बाकी का इसके बाद बात करूँ, आक्रमण हो जाता है सिंध के ऊपर। फिर आक्रमण के समय सिंध की परिस्थिति क्या थी, तो सिंध का जो राजा था, जो सिंध को संभाल के रखा था, वो था आपका राजा दाहिर। और इनका पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी टाइम से, तो राजा दाहिर थे। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो सिंध जो होता है ना, इसकी राजधानी क्या होती है, अरौर या फिर रोहरी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है अरौर या फिर रोहरी। और मैंने आपको बताया ही है, मैंने एक एग्ज़ाम से नहीं, काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम से आपको मतलब प्रीवियस ईयर निकाल के दिया है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इस वजह से मैं लेके आया हूँ। भाई का अगर मैं एक ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करूँ, जैसे कि यूपी के एग्ज़ाम, तो उसमें तो बहुत आसान आसान है, आप ये समझ लो देखते ही टिक मार दोगे। फिर भी आते हैं आपके ऊपर। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी कुछ भी चीज़ पढ़ो तो उसको एक बार पढ़ो, ठीक है? अगले बार उसको बस रिवीजन के लिए छोड़ दो, ऐसा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, और वही मैं अभी कर रहा हूँ। और मध्यकालीन भारत देखना किस किस लेवल से मैं कंप्लीट कराऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, राजा दाहिर का पारिवारिक इतिहास की बात करते हैं। तो दाहिर के पिता का नाम चच था, ठीक है? दाहिर के पिता का नाम चच था, और चच ब्राह्मण थे। जो राजा दाहिर थे, जो कि सिंध के ऊपर अपना शासन कर रहे थे, तो उनके पिताजी का नाम चच था, और उनका जो गोत्र था ब्राह्मण था, ऐसे कह सकते हो। फिर इसके बाद करते हैं, चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी द्वितीय, यानी कि जो कि शूद्र थे, की हत्या करके गद्दी हत्या ली थी। तो देख सकते थे पुराने ज़माने में ऐसे भी सीन होते थे। भाई का आज के ज़माने में ऐसा मत कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि संविधान अलग लेवल पे अपना वर्चस्व दिखाता है। तो इतिहास जानने के स्रोत की बात करें तो पुस्तक है सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो चचनामा पुस्तक से। चचनामा पुस्तक, और चच कौन थे, वो आपके दाहिर के पिता थे, ठीक है? तो आगे आते हैं, भाषा की इनकी यह पुस्तक मूल रूप से अरबी भाषा में थी। जो चचनामा थी वो अरबी भाषा में थी। और अगर आगे बात करें तो लेखक कौन है, तो इसके लेखक अज्ञात है, यानी कि कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अली अहमद, इन्होंने एक एज्यूम करा है कि अली अहमद माने जाते हैं। लेकिन अगर आप पेपर में करके आओ तो अज्ञात ही टिक करके आना, क्योंकि उसमें ऑप्शन होगा ये या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो चचनामा के लेखक वैसे इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, मैंने बस आपको दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत और समझ सके, क्योंकि इसमें देखो क्लैरिटी मेन चीज़ है। इसमें आप रट्टा कर नहीं सकते, और रट्टा करोगे तो कितना करोगे, क्योंकि इतिहास अपने आप में ही अलग लेवल का बड़ा टॉपिक है। तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा बहुत एलिबरेट करके बताया, मतलब संक्षेप में करके बताया, ताकि आपका जो है वो डर निकल जाए और आप रिलेट कर पाओ कि किस चीज़ से कौन सा कनेक्टेड है। तो जिसके राइटर आपको पता नहीं चल पाया अभी, चचनामा के राइटर आगे आते हैं। प्रथम अरब आक्रमणकारी असफल रहा था। प्रथम अरब आक्रमणकारी 711 एडी में आता है, और सबसे पहला आक्रमणकारी उबैदुल्ला और बुदैल थे, और सिंध पर हुआ जो कि असफल रहा। पहले इन्होंने ही किया था, मोहम्मद बिन कासिम बाद में आते हैं। उबैदुल्ला और बुदैल ने किया था, लेकिन ये असफल, ये हारा ही नहीं पाए राजा दाहिर को। तो फिर परिणाम क्या था, राजा दाहिर ने इन्हें हरा दिया, जो है जाहिर सी बात है, क्योंकि सिंध पर उनका ही शासन था। राजा दाहिर के पिता का नाम क्या है, तो चच है। मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आपको याद आता रहे। और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, तो चचनामा। आक्रमण का आदेश की बात करूं तो यह आक्रमण अल हजाज के कहने पर किया गया था, और इराक का गवर्नर था आपका अल हजाज, जो मतलब दोबारा से आक्रमण करवाने के लिए बोला था। तो ये पहला तो असफल रहा था, और खलीफा का उस समय का खलीफा वालिद था, और खलीफा के ही वजह से फिर मोहम्मद कासिम आता है, और मोहम्मद कासिम सफल आक्रमण करता है अपने भारत के ऊपर। तो जो भी राजा दाहिर थे उनको हरा देता है। फिर क्या होता है, अल हजाज ने बाद में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। पहले अल हजाज ने किसको भेजा, तो पहले अल हजाज ने उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा, लेकिन जब इनसे भी कुछ नहीं हो पाया, ये कह रहे भाई मेरे बस का नहीं है, तो इन्होंने कहा ठीक है तुम साइड में बैठो। साइड में बैठ गए, मोहम्मद दाहिर ने ही साइड में बिठा दिया, मतलब कवर में चुनवा दिया, तो कह नहीं सकते। फिर इसके बाद अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो ये बोलते हैं या फिर तो जीत कर आओ, या फिर तुम ही मतलब वहाँ पे ही रह जाओ। तो क्योंकि कवर के अंदर हो जाता है ना, अब इनकी कवर लेके थोड़ी कोई जाता होगा कि मतलब अरब के टाइम पे कि ये लो भाई मर गया है, तो वो कवर वगैरह खोज सकते। ये जब मर जाते होंगे तो फिर यही इंडिया की धरती पे ही मतलब दफना दिए जाते होंगे, और क्या है। तो ऐसे कर सकते हो। फिर आगे बात करूँ, मोहम्मद बिन कासिम जब आते हैं इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो ये सफल रहते हैं, और जो भी इनका जो सिंध पर दाहिर शासन कर रहे थे, तो वो मतलब जो है काम हो जाता है उनका, और सिंध को मतलब जो दाहिर थे उनको मार भी देता है। फिर ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में खैबर दर्रे से होकर आया था, और ये पूछा जाता है खैबर दर्रे से होकर आया था मोहम्मद बिन कासिम। पहला हमला की बात करूं तो कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह पर पहला आक्रमण किया, और आक्रमण किया उसने देवल बंदरगाह पर। फिर अगर मैं बात करूं तो प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था, तो प्रथम सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम सफल तो प्रथम सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, और उन्होंने भाई सच में झंडा गिरा दिए और झंडा लहरा भी दिए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फिर आते हैं अपन रावर युद्ध के ऊपर। अब देखो रावर युद्ध कब होता है, तो वो मैं आपको बता दूं, बैटल ऑफ वॉर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने कराया है। 20 जून 712 को, ये पूरा डेट मत याद रखना, आप 712 ईस्वी कर सकते हो। 712 में रावर का युद्ध होता है, पूछा भी नहीं जाता डेट, ये पूछा जाता है कि रावर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली सेना अरब सेना थी, और राजा दाहिर को परास्त किया इन्होंने। और राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में कौन सा युद्ध होता है, तो वो पूछते हैं आपका रावर का युद्ध, ठीक है। तभी तो मतलब मोहम्मद बिन कासिम इनको परास्त कर पाता है, और फिर वहाँ पे अपना झंडा गाड़ देता है। फिर इस रावर युद्ध के मतलब दौरान राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को मार देते हैं। उसके बाद युद्ध की घटनाएं की बात करें तो फिर राजा दाहिर का परिवार, मतलब राजा दाहिर के बारे में बताया गया है कौन है। तो क्योंकि इसका आपको आगे भी स्रोत मिलेगा कि किस लेवल से मोहम्मद बिन कासिम को भी मार दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, तो देखो ऐसा होता है कि पहली पत्नी इनकी थी राजा दाहिर की, तो वो रानी बाई थी, और राजा दाहिर की विधवा हो गई थी। फिर ये रानी बाई ने रावर के किले की रक्षा की, और पहला जौहर भी यहीं को मिलता है। जौहर क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई मतलब आक्रमणकारी आया है आपके पास में, और आपको तो क्या करेगा कि जैसे कि कोई भी पत्नियां वगैरह होती थी, सबकी पत्नियां हो गई, और जितनी भी औरतें होती थी, तो उनको तो ले जाते थे ये पकड़ पकड़ के, आदमियों का कत्ल कर देते, क्योंकि ये उनके काम आएंगी।
इस वजह से। तो इन ये सोचते हैं कि वो मतलब छू ना पाए, यानी कि मोहम्मद जाहे जो कासिम था वो छू ना पाए इनको, इसलिए वजह से ये आग में कूद के जौहर कर लेते हैं। और आग का ऐसा हवन कुंड होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े शोले भड़क रहे होते हैं। और जौहर करना उसको ही बोलते हैं कि जो भी औरतें हैं वो आपका जौहर कर लें, आग में कूद के अपनी खुद का प्राण दे दें कि मैं इसके हाथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे बेशक मैं ऐसे मतलब जान दे दूं। तो बस वही होता है, जौहर करना, आग में खुद को डाल देना, आपको खुद को स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई, आग मेरे को अर्पण कर लेगी, इसके भरोसे तो ना बैठूंगी। फिर इनकी दूसरी पत्नी भी होती है लाड़ी। अब देखो राजा है तो कुछ भी कर सकते हैं, दो दो पत्नियां रख सकते हैं। आज के ज़माने में तो सोचना भी मत, क्योंकि आटा दाल का भाव पता चल जाएगा आपको एक दो महीने में ही। खैर, आपको बात करूं तो फिर दाहिर की दूसरी पत्नी का नाम लाडी था और इनसे दो बेटियां थी, सूर्यमला और परिमला। ये इतनी होशियार थी ना कि आगे आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है, ये दोनों कासिम के हाथ लग गई और मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा वालिद के पास भेज दिया। अब खलीफा वालिद कौन था वो आपको मैंने बताया था, क्योंकि उन्हीं के कहने पे पहले कौन आता है, आपका उबैदुल्ला आता है और असफल रहता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है, सफल रहता है आक्रमण इसका। और फिर जो वालिद था, जो खलीफा पद था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने भेजा था आक्रमण करने के लिए, तो मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता है। और इनकी जो दो बेटियां हैं ना, ये बोलता है कि मैं खलीफा, जो इनका वालिद बोलते हैं इनको, उसको मैं गिफ्ट के तौर पे दूंगा। लेकिन ये चाल खेल जाती हैं। ये क्या कहती हैं कि आपके पास लाने से पहले ही मतलब बेड़ियों में बांध के लेके तो जाता ही है उनको, और बोलता है कि साहब, मैं आपके लिए ना दो गिफ्ट लेके आऊँ, सूर्यमला और परमिला, आप इनको ग्रहण कीजिए। मतलब आप समझ सकते हो ग्रहण करने का मतलब क्या है ये। तो जो भी करना है वो वालिद खलीफा के हाथ में ही था। लेकिन ये तेज निकल जाती है, चतुर निकल जाती है। ये क्या कहती हैं कि आपसे यहाँ से लाने से पहले ही इसने, ये इनकी जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने हमको यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो बस इसी बेस पे खलीफा वालिद कुछ सोचते नहीं है और मोहम्मद बिन कासिम का कत्ल करा देते हैं, उनको भी मृत्यु करा देते हैं, यानी कि सर ही कलम करा देते हैं। तो इस लेवल का ये दिमाग चला लेती हैं और मतलब मोहम्मद बिन कासिम की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और खलीफा पद जो है ना, वो निपटवा देता है मोहम्मद बिन कासिम को। सूर्यमला और परिमला का तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन कासिम तो मर जाते हैं इन लोगों की बुद्धि की वजह से। तो हाँ, ऐसा भी कह सकते हो कि आधा अधूरा सच सुनना भी ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि सोचो अब उसको कहने का मौका ही नहीं मिल रहा बिल्कुल कि ऐसा भी कुछ नहीं किया है उसने। लेकिन फिर भी वो लग जाती हैं, अड़ जाती हैं, और खलीफा जो है उस मोहम्मद बिन कासिम को, जो मतलब इंडिया पे आते हैं और सिंध पर अपना कब्जा करके जाता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको मिलता क्या है, मौत ही मिलती है। लास्ट में मार देता है वो खलीफा। तो बस यही थी इसकी स्टोरी, तो ठीक ठाक थी राजा दाहिर की। चलो, दो पुत्रियां तो होशियार थी भाई का, राजा दाहिर ने तो नहीं मार पाया, लेकिन उनकी पत्नियों ने उसका जरूर कलमा पढ़वा दिया। खैर, आगे आते हैं मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े अन्य तथ्य। मृत्यु होती है इनकी चचनामा के अनुसार, और दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। डायरेक्ट सर कलम निपटवा दिया। मोहम्मद बिन कासिम कहता होगा कि भाई, किन लोगों को मैंने जिता के आज़ादी दिलाई है। खैर, ये तो एक डायलॉग है। और मोहम्मद बिन कासिम, सोचो यार, ये कोई आपका मजाक उड़ाए, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको फील कैसा ही आएगा। तो और मजाक ही नहीं उठाया, यहाँ पे तो उसने सर ही कलम करा दिया भाई, उसका खोपड़ी ही उड़ा दी। तो क्या ही है, मजाक झेल जाए इंसान, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई। इस जमाने में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसी जमाने में किसी को किसी पे भरोसा नहीं था। इतने बेवकूफ लोग थे, उसने इसकी जांच परीक्षण नहीं की कि उसने सच में ये सब किया है, लेकिन नहीं, उसने बोल दिया कि हाँ, इसने मेरा यूज़ किया है, तो भाई मान गया। और जो खलीफा था, और उसने मोहम्मद बिन कासिम को भाई डायरेक्ट ही मतलब मृत्युदंड दे दिया। तो अजीब ही सीन थे इनके। और खलीफा तो भाई खलीफा, आपको पता ही है, नाम से ही लग रहा है कि बहुत बड़ा वैसा है, निर्दयी आदमी। तो सहायता की बात करते हूँ तो फिर सिंध पर आक्रमण के समय बौद्ध और जाटों ने कासिम की सहायता की थी। ये अपने ही घर के भेदी हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म वगैरह ये सब इंडिया से स्टार्ट होता है, और जाट वगैरह सब इंडिया से ही थे। उन्होंने इसका साथ दिया जाके मोहम्मद बिन कासिम पर, मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया, और फिर जाके राजा दाहिर से लड़ता है, और फिर जाके वो हार जाता है राजा दाहिर। अगर ये वो बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर के ही भेदी थे जिन्होंने राजा दाहिर को हराने में मदद की। और फिर हराने में मदद करने के बाद
इसको तो इसका इनाम मिल जाता है, लेकिन मैं सोच रहा था इनको भी मिलना चाहिए था, बहुत दो और जाटों को। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला उस टाइम तो कोई बात नहीं है। हम क्या ही कर सकते हैं भाई, देखो कंटेंट के लिए क्या मैं बताऊं कि खाली आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते कि इसकी जगह ये होता तो वो करता। ये टीवी सीरियल के नाटक छोड़ दो, ये अपने मम्मी वगैरह ही करते हैं, वो ही बढ़िया है। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। खैर जजिया कर की बात करूँ तो भारत में सिंध जैसे मतलब मोहम्मद बिन कासिम जीत लेता है सिंध को, उसके बाद जजिया कर लगा देता है और वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने ही की। और गैर मुसलमानों पर भी लगाता है, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू वगैरह हैं, उन पर सभी पर उनको सभी को जजिया देना होगा। अगर मुसलमान हो आप तो कोई जजिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ इसमें था। और आपको मैं बता दूं, विकलांग पर, ब्राह्मण पर और विधवा पर, इन पर जजिया नहीं लगता था, चाहे आप कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्तान विजय की बात करूं तो 713 एडी में सिंध के बाद इन्होंने मुल्तान जीता और कासिम ने मुल्तान जीता। मुल्तान ने कासिम की अंतिम विजय थी और मुल्तान को सोने की नगरी भी कहा गया है। तो डायरेक्ट देखो, मुल्तान ऐसा होता है कि मतलब कोई भी एरिया होता है तो उसमें जैसे ही अरब आक्रमणकारी आ रहा होता है ये मोहम्मद बिन कासिम, तो वो बोलता है कि सेना लेके अब मुल्तान को जीतने की बारी है। लेकिन मुल्तान वालों का ऐसा सीन होता है कि ज़्यादातर वहाँ पे शूद्र वगैरह लोग रहते थे, मतलब बहुत ही नीची कास्ट के, ऐसे समझ सकते हो। मैं कास्ट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था। तो मुल्तान एक मंदिर से था और मतलब वहाँ पे पंडित वगैरह ज़्यादा रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, तो हम सबको इधर उधर मतलब जाने दो, ताकि ये मुल्तान पर आक्रमण ना कर पाए और यहीं से वापस लौट जाए। लेकिन वहाँ के जो भी पंडित होते हैं, जो भी मतलब आसपास के लोग होते हैं, उन्होंने कहा तुम सब अछूत हो, कोई भी नहीं आ सकता है इस मंदिर के अंदर, या फिर जो भी है। तो बस पहुँचते हैं और बाद में तो आपको पता ही क्या होता है, वो सबको भगा देता है, शूद्र वगैरह जो भी होते हैं। फिर मोहम्मद बिन कासिम आते हैं कि अच्छा किया तुमने उनको भगा दिया, इस वजह से हम तुमको इनाम देंगे। तो सभी पंडितों को मरवा के, जो भी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वहाँ, पंडित ही नहीं हो सकते, और भी लोग होते हैं जो मतलब अछूतों वगैरह से दूर रहते हैं, तो उनको मरवा के और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहाँ पे, आपका मुल्तान पर विजय हासिल कर लेता है, जिसको सोने की नगरी भी कहा गया है। तो बस ये चलता रहा इधर। और हिस्ट्री में ऐसा ही सेना देखने को मिलती है। सेना में हिंदू, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना हिंदुओं को भी शामिल कर लिया। सोचो यहाँ से हिंदू भी शामिल हो जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम की सेना में, तो किस लेवल का डर बना दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और उसके बाद आपका अरब आक्रमण के प्रभाव क्या होते हैं, ऊँट पालन शुरुआत हो जाती है, खजूर की खेती की शुरुआत हो जाती है। पूछा जाता है भाई, इसी वजह से मैंने ये लास्ट में बोल दिया। अरबों ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलवाया। और ध्यान रखना, सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलवाया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की। मानचित्र कला का विकास देखने को मिलता है। और आपका मानसून की जानकारी से अरब आक्रमण के टाइम पे ही मिलती है। और दशमलव सिद्धांत, ये भी यहीं पर मिलती है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे अरब आक्रमण कह सकते हो। अभी तक अरब ही आए हैं, अब आपका स्टार्ट होगा तुर्क आक्रमण। और यहीं पर आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ था और मैं यहीं पे ख़त्म भी कर देता हूँ। इसके बाद जो आपका स्टार्ट इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, वो आपका होगा भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक एक करके टॉपिक इतने अच्छे से समझाऊंगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी का इतना तो मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि इसके बाहर तो जाना मुश्किल है, और इससे बढ़िया आपको कंटेंट मिलना मुश्किल है। पेड में आप कंपेयर कर लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार पेड कंपेयर कर लेना और ये कंपेयर कर लेना, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। खैर इसका थोड़ा बहुत रह गया है, ये इतना ही रह गया है, मैं बता देता हूँ आपको, ओवरव्यू दे देता हूँ। भाई का कल तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, भारत पर तुर्क आक्रमण की बात करूँ तो महमूद गजनबी आते हैं और गजनी साम्राज्य से, ठीक है। तो स्थापना होती है 962 ईस्वी को। और अल्पतकीन द्वारा भेजा जाता है ये मोहम्मद मतलब महमूद गजनबी, अजीब नाम है। महमूद गजनबी भेजा जाता है अल्पतकीन के थ्रू। तो अल्पतकीन कहते हैं कि भाई जाओ और भारत में अपना साम्राज्य फैला के आओ। तो डायरेक्ट जाते हैं, तो भाई ये जो भी है महमूद गजनबी, सबसे पहले जो है ना, यामनी वंश यानी कि अल्पतकीन के गुलाम सुबुक्तकीन, यानी कि अल्पतकीन मेन है और ये जो है वो गुलाम है। सुबुक्तकीन ने 977 में, सॉरी 1977 बोल रहा हूँ मैं, 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य पर यामनी वंश की स्थापना की, ठीक है।
गजनी एक एरिया है उस पर ही यामिनी वंश की स्थापना कर दी थी सुबुक्तगीन ने। और प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। अब देखो पहला आक्रमण किसने नहीं किया, महमूद गजनवी ने। वहाँ पे भी उबैदुल्ला ने किया था और यहाँ पर भी महमूद गजनवी बाद में आता है। तो प्रथम आक्रमण कौन करता है, प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन करता है। और ये कौन है, ये मैं आपको अभी बता के आया, ये जो है वो अल्पतगीन का गुलाम है। इसी वजह से तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, अल्पतगीन का गुलाम कौन है, आपका सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन पहला अरब आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। लेकिन ये जो है वो 986 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया इसने। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो भी सुबुक्तगीन था वो मतलब असफल रहा था, ज़्यादा मतलब कर नहीं पाया था इसको पार। उसके बाद जो आपका आता है हिंदू राजवंश में, काबुल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शासन था और इनकी राजधानी वैहिन थी। पूछा जाता है पेपर में कि मतलब हिंदू शाही मतलब जो राजधानी थी वो कौन सी थी। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी काबुल और पंजाब में, जब मतलब मोहम्मद गोरी आता है। और इसके बाद अगर मैं सॉरी महमूद गजनबी के पहले का जो होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जयपाल से मतलब युद्ध होता है, तो उसके टाइम पे जो राजधानी थी तो वो कौन थी जयपाल की, तो वो वहंद था। मैंने देखा था एक प्रीवियस ईयर में, इस वजह से लगा दिया। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो महमूद गजनबी देखने को मिलता है सुबुक्तगीन का बेटा था। किसका बेटा था, तो वो महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का बेटा था। और महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा महमूद गजनवी, 998 में गद्दी पर बैठा। और सुबुक्तगीन कौन था, तो वो आपको पता है मेन लीडर था। और जिसका गुलाम कौन था, ये सुबुक्तगीन। तो यहाँ से आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो कि मान के चलो कि सुबुक्तगीन का बेटा कौन था, आपका सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। और सुबुक्तगीन कौन था, अल्पतगीन का गुलाम। ऊपर मैंने आपको बताया भी है, ये देख सकते हो अल्पतगीन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो सकता। अल्पतगीन का गुलाम कौन है, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन है, वो होता है आपका महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी आता है 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके। तो अलग ही लेवल के इनका चल रहा है। फिर जैसे ही वो महमूद गजनवी इंडिया में भेजते हैं कि जाओ इंडिया में और ऐसे ऐसे करके इनको लूट के लाओ, तो वहाँ से स्टार्ट होती है 998 से 1030 तक शासन करता है ये भारत के अंदर। तो ये मैं पढ़ाऊँगा आपको कल, और ये स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दूँगा ताकि इसमें प्रॉपरली शायद आपको ना समझ में आया हो। मैं कल इसको पूरा का पूरा फिर से रिवाइज करा दूँगा, और कल जिस हिसाब की पीडीएफ बनाऊँगा उस हिसाब का आप देख लेना भाई का। मैंने आपका तुर्क आक्रमण कंप्लीट करा ही दिया है, और इनको रिवाइज करते रहना ब्रदर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब भी आप प्रीवियस ईयर का रिवीजन करो। ठीक है, नोट्स अगर बना रहे हो तो भाई सोने पे सुहागा है, लेकिन नोट्स भी ऐसे बनाना, पहले देख लेना उसके बाद चाहे बेशक नोट्स बनाना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप साथ साथ लिखते रहोगे और नोट्स बनाते रहोगे तो वो बहुत दिक्कत देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसमें आपको बेनिफिट हो रहा होगा। सच बता रहा हूँ, रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस कंटेंट से रिलेटेड है, यानी कि कैसे भी करके मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, ये प्रोवाइड करना चाहता हूं। और आपको भी पता है सारा कुछ मैं फ्री दे रहा हूं, कोई भी पेड चार्जेस नहीं ले रहा हूं। और पेड कंटेंट से तो बेहतर ही होगा, इतना मैं इंश्योर कर रहा हूं। एक बार देख लेना आप पेड का और मेरा कंपेयर करके, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा भाई का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो और रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, बाय बाय।